नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। सबसे पहले बात लाल सागर की। लाल सागर इस वक्त विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दरअसल ब्लैक सी में रूस का लैंडिंग शिप तबाह होने के बाद लाल सागर में पुतिन ने प्रचंड हमलों की रणनीति लागू कर दी है। इस जल क्षेत्र में अमेरिका का सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस आइजनहावर तैनात है। अब पुतिन का टारगेट अमेरिका का गौरव कहा जाने वाला यही फ्लीट है। पुतिन ने ईरान के समर्थन से मिलिटेंट संगठन हूती को लाल सागर की जंग में अमेरिका के खिलाफ उतार दिया है। देखिए क्या है पुतिन की पूरी रणनीति और कैसे अमेरिका लाल सागर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। क्रीमिया में 25 दिसंबर की शाम 6:51 हुए थे और तभी क्रीमिया धमाकों से दहल उठा। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल हमला किया और हमला कितना विध्वंसक था उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। लेकिन 24 घंटे बाद यानी 26 दिसंबर को ब्लैक सी से 2600 किलोमीटर दूर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्रॉक्सी वॉर फ्रंट खोल दिया। पुतिन की ये अमेरिका को सीधी चुनौती है, क्योंकि अमेरिकी जहाज पर लाल सागर में अब से पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने मित्र देश ईरान के साथ मिलकर लाल सागर में अमेरिका के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ दिया। यमन के सागर तट से हूती ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को निशाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। ईरानी हथियारों की ताकत से हूती ने एमएससी यूनाइटेड माल वाहक जहाज पर हमला किया। हूती ने इस जहाज पर 5 मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ ही हूती ने 12 ड्रोन हमले भी किए। लाल सागर में तैनात अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप आइजनहावर ने हूती के हमले इंटरसेप्ट किए। आइजनहावर बेड़े के यूएसएस लाबून से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हूती के हमले नाकाम किए गए। दावा कर रहा है कि लाल सागर में उसका टारगेट मालवाहक जहाज था, लेकिन असल में उसका इरादा है यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप के बेड़े को तबाह करना। हूती ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल के एलात शहर पर भी हमले किए, लेकिन इजराइल ने भी हूती के हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल रूस ने अमेरिका के खिलाफ अरब में युद्ध का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ये पुतिन का ब्लैक सी हमले का प्रतिशोध है। क्रीमिया के फिदोसिया पोर्ट पर हमले का बदला लाल सागर में अमेरिकी बेड़े को प्रॉक्सी संगठन हूती से टारगेट कराकर लिया जा रहा है।
दो सागरों में पुतिन का युद्ध जारी है। काला सागर से लाल सागर की दूरी करीब 26,000 किलोमीटर है। काला सागर से अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन मिसाइल हमले कर रहा है, तो लाल सागर में मौजूद अमेरिकी बेड़े पर ईरान और रूस के समर्थन से हूती मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। काला सागर में यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस का एक लैंडिंग शिप तबाह कर दिया है, तो लाल सागर में हूती का मिसाइल और ड्रोन हमला यूएसएस आइजनहावर ने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया है। काला सागर में यूक्रेन के टारगेट पर रूस की हथियार सप्लाई है, क्योंकि जिस जगह हमला किया गया वहां ईरानी ड्रोन से भरा एक रूसी जहाज भी था। तो लाल सागर में पुतिन और रईसी मिलकर इजराइल को सैन्य सहायता देने वाले अमेरिकी नौसेना बेड़े को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के जरिए तबाह करके अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहा है। तो काला सागर में पुतिन और रईसी अमेरिका के सामने हूती को उतारकर प्रॉक्सी संकट की चुनौती खड़ी कर चुके हैं। यूक्रेन रूस की नेवी को खासा नुकसान पहुंचा चुका है। सेवेस्तोपोल से लेकर फेदोसिया पोर्ट तक यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को लगातार टारगेट बनाया है। ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि बीते 4 महीने में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का 20% हिस्सा तबाह हो चुका है। ब्लैक सी में रूस का वर्चस्व खतरे में आ चुका है। यूएस, ब्रिटेन और नॉर्वे की नौसेना यूक्रेन को हमला करने के लिए मदद दे रही है। अब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लाल सागर में घेर लिया है। लाल सागर में नेटो के कई जंगी बेड़े इजरायल की मदद के लिए तैनात हैं। इन बेड़ों पर हूती के जरिए हमले कराए जा रहे हैं। अमेरिका को लाल सागर में प्रॉक्सी वॉर में फंसने का डर सताने लगा है। अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान जैसी जंग में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि किसी देश से जंग जीतना आसान है, लेकिन मिलिटेंट संगठनों से अमेरिका करारी हार का सामना अफगानिस्तान में कर चुका है। इसीलिए पुतिन और रईसी ने अमेरिका के सामने सीधी जंग में उतरने के बजाय मिलिटेंट संगठन हूती को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। जिस तरह ब्लैक सी में यूक्रेन का टारगेट रूस का बेड़ा है, उसी तरह रेड सी में हूती का टारगेट यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप है। इस बेड़े पर हमले का मतलब होगा अमेरिका के सबसे आधुनिक बेड़े का तबाह हो जाना और आंशिक रूप से नुकसान होना। इसीलिए हूती को हथियारों की शक्ति आपूर्ति और लीडरशिप दोनों मोर्चों पर मजबूत किया जा रहा है। ईरान से IRGC यमन तक हथियारों की सप्लाई कर रही है। ईरान से फारस और ओमान की खाड़ी होते हुए अदन की खाड़ी तक मिसाइल और ड्रोन पहुंचाए जा रहे हैं। यहां हूती के अटैक पोस्ट है और यहां से हूती अमेरिका सहित इजराइल पर लाल सागर से हमले कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हूती को ट्रेनिंग और लीडरशिप दोनों की व्यवस्था कर दी है। यमन में वैगनर के अनुभवी कमांडर भेजे गए हैं। ये कमांडर यमन में हूती के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के रिटायर्ड कमांडर भी भेजे गए हैं। ये कमांडर हूती के ड्रोन और मिसाइल हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। लाल सागर में हूती को टारगेट की लोकेशन देने के लिए ईरान का 2 ही जहाज भी तैनात है। यूक्रेन को ताकतवर बनाकर ब्लैक सी में हमले करा रहा अमेरिका अब पुतिन और रईसी की साझा रणनीति से लाल सागर में फंस गया है। ये पुतिन का साफ संदेश है
कि अगर क्रीमिया में रूस पर हमले नहीं रुके तो लाल सागर में अमेरिकी नेवल फ्लीट को हूती के जरिए नष्ट करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाकों का अटैक। इजराइल की रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। मस्जिद से इजरायली इलाकों पर रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं। किम ने तालिबान को परमाणु दान दे दिया है और इसी के साथ तालिबानी लड़ाके गाजा कूच कर गए हैं। गाजा पहुंचते ही वो एटमी विस्फोट कर सकते हैं। परमाणु विनाश का ये बवंडर ईरान के वॉर गेम के बाद आ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें नेतन्याहू और बाइडेन बुरी तरह से फंस गए हैं। ईरान ने हूती के साथ साथ तालिबानी लड़ाकों को भी गाजा के लिए रवाना कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी है? क्या तालिबानी लड़ाके गाजा में उत्तर कोरिया का एटम बम फोड़ने वाले हैं? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। खेल की वजह से परमाणु विस्फोट होने वाला है। रईसी ने इजरायल के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे नेतन्याहू और बाइडेन बेचैन हो गए। दो महीने बाद ईरान के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान का नाम है इजरायल का एटमी यंत्र। ईरान को हल्के में लेना अमेरिका और इजरायल को भारी पड़ने वाला है। अब होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ईरान कई देशों से गाजा में लड़ाकों की फौज भेज रहा है। ये फौज जैसे ही गाजा में इकट्ठा होगी उसी वक्त इजरायल के खिलाफ सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो जाएगा। बावजूद इसके अगर आईडीएफ ईरान के भेजे गए लड़ाकों पर भारी पड़ी तो युद्ध के मैदान में एटमी धमाका होना तय माना जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें इजराइल का फंसना तय माना जा रहा है। ईरान ने हूती के साथ साथ अफगान लड़ाकों को भी गाजा भेजना शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना अफगान लड़ाकों की भर्ती कर रही है। बड़ी तादाद में अफगानी सुसाइड बॉम्बर की भर्ती की जा रही है। भर्ती के बाद ईरान इन्हें गाजा की धरती पर भेज रहा है। ईरान अफगान लड़ाकों की भर्ती अलकायदा की मदद से कर रहा है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में सैकड़ों अफगानी फिदायीन हमलावर पहुंच चुके हैं। ये आईडीएफ की टुकड़ी पर आत्मघाती हमला करने के लिए तैयार है। ईरान गाजा में सिर्फ अफगान लड़ाकों को ही नहीं भेज रहा है, हजारों हूती लड़ाकों को भी गाजा में युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। गाजा में हजारों लड़ाकों की फौज उतारने की तैयारी है ताकि इजराइल को उसी की भाषा में विध्वंसक जवाब दिया जा सके। इस तस्वीर को देखिए, ये हूती लड़ाकों की फौज है जो इसी तरह गाजा की तरफ बढ़ रही है। ईरान के इशारे पर यमन से 20,000 हूती लाल सागर होते हुए गाजा पहुंचने वाले हैं। हूती के लड़ाके घातक हथियारों से लैस हैं। हूती की ये सेना जैसे ही गाजा पहुंचेगी ठीक उसी वक्त ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। इस डिप्लॉयमेंट के पीछे ईरान का मकसद है परमाणु सुनामी लाना।
तो सवाल यही है कि आखिर गाजा को लेकर ईरान एटमी धमाका क्यों और कैसे करने वाला है। इसके पीछे रईसी का प्लान क्या है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो वॉर गेम तैयार किया है वो परमाणु विनाश का संकेत दे रहा है। रईसी गाजा में एटमी धमाका कैसे करवाने वाले हैं, अब इसे समझिए। कुछ दिनों पहले तालिबान का एक डेलीगेशन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचा। यहां तालिबानी डेलीगेशन से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की गई। दावा किया जा रहा है कि यह मीटिंग एटमी डील को लेकर हुई। सीक्रेट रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि किम जोंग तालिबान को परमाणु बम देने को तैयार हो गया है। तालिबान और किम के बीच यह मुलाकात ईरान के इशारे पर हुई। तालिबान और किम जोंग के बीच मीटिंग खत्म हुई और इसी के साथ रईसी का असली वॉर गेम शुरू हो गया। ईरान के कहने पर हजारों तालिबानी लड़ाके गाजा के लिए रवाना हो गए। इसमें बड़ी तादाद में फिदायीन हमलावर हैं। ये हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छेड़ने निकले हैं। ये वही लड़ाके हैं जो गाजा में उत्तर कोरिया से मिलने जा रहे एटम बम को फोड़ सकते हैं। एक तरफ ईरान ने तालिबानी लड़ाकों को गाजा भेजा तो दूसरी तरफ हूती को भी गाजा के लिए रवाना कर दिया। यमन से हूती के 20,000 लड़ाके लाल सागर होते हुए गाजा पहुंचने वाले हैं। हूती ने इसका वीडियो भी जारी किया है। ये सब कुछ ईरान के इशारे पर हो रहा है क्योंकि ईरान इजराइल को मिटाने की तैयारी कर चुका है। तालिबानी डेलीगेशन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। इसका खुलासा पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार समी यूसुफजई ने किया। उन्होंने एक ट्वीट करके दावा किया है कि कुछ दिन पहले एक तालिबानी डेलीगेशन गुप्त रूप से उत्तर कोरिया गया था। तालिबानी डेलीगेशन का उत्तर कोरिया दौरा बहुत ही रहस्यमयी था। दावा किया जा रहा है कि तालिबानी डेलीगेशन परमाणु बम के लिए उत्तर कोरिया पहुंचा था। इस डेलीगेशन ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों देशों में एटमी डील को लेकर बातचीत हुई। रिपोर्ट तो यह भी है कि अफगानी डेलीगेशन के साथ मुलाकात के बाद किम अफगानिस्तान को एटम बम देने के लिए तैयार हो गया है। किम तो तैयार है, लेकिन उसे पुतिन और जिनपिंग के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, किम एटम बम देने में देरी नहीं करेगा। उत्तर कोरिया का तानाशाह अफगानिस्तान को जैसे ही परमाणु बम देगा, तालिबान उसी वक्त गाजा में एटमी धमाका कर देगा। यही वजह है कि उसने ईरान के कहने पर अपने लड़ाकों को पहले ही गाजा भेजना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि गाजा में परमाणु विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान की चाल से यानी हूती और अफगानी लड़ाकों के आने से इजराइल और अमेरिका उलझ गए हैं? इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने जो कुछ कहा है उससे तो यही लग रहा है कि ईरान की जाल में इजराइल बुरी तरह फंस गया है। गैलेंट ने कहा कि इजराइल पर गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अब इजराइल की मुसीबत और बढ़ने वाली है। हजारों हूती और अफगान लड़ाके गाजा पहुंच रहे हैं। जिस वक्त इनके हमले शुरू होंगे उस वक्त इजरायली सेना बैकफुट पर आ सकती है। इस बात का एहसास आईडीएफ को अभी से हो गया है। शायद इसीलिए उसने लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है कि यह युद्ध अगले 2 साल तक चलता रहेगा और इसके लिए आईडीएफ तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। दूसरी ओर हमास ने दावा किया है कि इजराइल के रिजर्व सैनिकों में फूट पड़ गई है। वो आईडीएफ के खिलाफ ही बागी हो गए हैं। अगर हमास का ये दावा सच है तो इसमें दो राय नहीं कि इजराइल के लिए गाजा में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।
इजराइल ईरान के चक्रव्यूह में फंस चुका है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अगर एटमी सुनामी आ जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि इजरायली सेना के काफिले पर हमास का अटैक, लॉन्चर के जरिए आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल तबाह। हमास ने आईडीएफ पर हमले का वीडियो भी जारी किया। अड़तालीस घंटे पहले ईरान के टॉप कमांडर सैयद राजी मुसावी की मौत हुई, वो भी सीरिया की राजधानी दमिश्क में। जानते हैं मुसावी कैसे मारे गए। इजरायली सेना की मिसाइल स्ट्राइक में। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं जब ईरान के किसी ताकतवर शख्स को इजराइल ने मारा हो। इससे पहले भी नेतन्याहू की ब्रिगेड कई खूनी वारदात को अंजाम दे चुकी है, चाहे वो शख्स ईरान से बाहर हो या फिर ईरान में हो। मगर अब इजराइल के नक्शे कदम पर नेतन्याहू को मारने का प्लान बन चुका है। नेतन्याहू को टाइम बम के जरिए उड़ाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार है और इसके साथ साथ इजराइल पर एटमी हमले की तैयारी भी युद्ध स्तर पर जारी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तीन साल, 3 टारगेट, 3 देश और 3 खूनी वारदात, वो भी 3 अलग अलग तरीकों से। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, चाहे जितने महफूज ठिकानों में छिपा हो, मगर उससे इंतकाम लेना, उससे मौत के घाट उतारना, यही इजराइल की ताकत है। इसी आक्रामक तेवरों के लिए वो जाना जाता है, यानी दुश्मन का हर हाल में खात्मा। गाजा जंग के बीच ईरान और इजराइल के बीच तनाव पूरे चरम पर है। किसी भी वक्त दोनों मुल्कों में आर पार की जंग छिड़ सकती है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? बीते 3 सालों में ईरान के 3 ताकतवर शख्स की मौत। जिसके पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। मसलन इजराइल का पहला टारगेट नाम कासिम सुलेमानी, ओहदा ईरान के टॉप कमांडर, जगह बगदाद, इराक। इजराइल का दूसरा टारगेट नाम मोहसिन फखरीजादे, ओहदा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जगह तेहरान, ईरान। इजराइल का तीसरा टारगेट नाम सैयद राजी मुसावी, ओहदा IRGC में ब्रिगेडियर जनरल, जगह दमिश्क, सीरिया। पहले कासिम सुलेमानी, फिर मोहसिन फखरीजादे, और अब सैयद राजी मुसावी की मौत। बीते 3 सालों में इजराइल ने ईरान के 3 ताकतवर शख्सों का खात्मा कर अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर नेतन्याहू ईरान को शक्तिशाली नहीं बनने देंगे। किसी भी कीमत पर अरब वर्ल्ड में ईरान का दबदबा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अब सुलेमानी, फखरीजादे और मुसावी तीनों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है।
दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान जल्द ही इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा। इसके लिए प्रेसिडेंट रईसी ने तेहरान में टॉप सीक्रेट मीटिंग भी की है, जिसमें IRGC के कमांडर और प्रॉक्सी संगठन के लीडर शामिल हुए। IRGC के मोहम्मद रेजा जाहिदी को सैन्य ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। सैयद राजी मुसावी की मौत के बाद मोहम्मद रेजा जाहिदी ही वो शख्स है जो ईरान की तरफ से सीरिया और लेबनान के प्रॉक्सी संगठनों से कोऑर्डिनेट करेंगे। जाहिदी ही ईरान के हथियारों की सप्लाई का जिम्मा उठाएंगे और मोहम्मद रेजा जाहिदी ही वो शख्स होंगे जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार की रणनीति बनाएंगे और उसे अंजाम देंगे। आपको बता दें, जैसे ही ईरानी प्रेसिडेंट रईसी और सुप्रीम लीडर खमेनी ने IRGC के मोहम्मद रेजा जाहिदी को इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी, उसके चंद घंटों बाद ही IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें ईरान के प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट था। 38 सेकंड के इस वीडियो में इजरायली PM का वॉर दिखाया गया, जिसमें नेतन्याहू अपने टॉप कमांडर्स के साथ युद्ध की रणनीति बनाते दिखे। मगर चंद मिनटों बाद कैमरे नेतन्याहू के सामने पड़ी टेबल के नीचे की तरफ मूव हुआ और जानते हैं वहां क्या लगा था? टाइम बम। मतलब साफ है, जिस तरह इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के टॉप कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, ठीक वैसे ही अब ईरान का टारगेट सिर्फ एक है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। यानी अब नेतन्याहू को मारकर ही ईरान सुलेमानी, मोहसिन फखरीजादे और मुसावी की मौत का बदला लेगा। और ये दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी और आयतुल्लाह खमेनी ने मोहम्मद रेजा जाहिदी को फ्री हैंड दे दिया है। जहां एक तरफ ईरान ने नेतन्याहू का डेथ वारंट जारी कर दिया है, तो वहीं इंटरनेशनल एजेंसी IAEA ने दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। जल्द ही ईरान के जखीरे में एटम बमों की भारी खेप होगी। ईरान कभी भी एटमी वॉरहेड का इस्तेमाल कर सकता है। यकीन मानिए, अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हुआ, अगर उसने न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया, तो मुमकिन है ईरान का पहला टारगेट इजराइल हो सकता है, या फिर इजराइल का सबसे बड़ा मददगार सुपर पावर अमेरिका। मतलब ये कि गाजा जंग की चिंगारी किसी भी वक्त अरब वर्ल्ड को परमाणु युद्ध में झोंक सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर IDF की एयर स्ट्राइक। हमास के 100 से ज्यादा ठिकाने नेस्तनाबूद हुए। मिसाइल और फाइटर जेट की मदद से अटैक हुआ। IDF ने हमास पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। मरिंका से जीत का आगाज हुआ है और अब यूक्रेन के कई और इलाकों पर कब्जे की तैयारी है। रूस जानता है कि यूक्रेन में दूसरी जीत हासिल करने से पहले ही नेटो की तरफ से यूक्रेन को हार से बचाने की कोशिशें तेज हो जाएंगी। इसलिए रूस ने नेटो से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूस की जीत में जो भी अड़ंगा डालेगा, उसे सबक सिखाने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं किया जाएगा। पुतिन यूरोप की घेराबंदी शुरू कर चुके हैं। परमाणु जखीरे को बेलारूस भेजा जा चुका है। समुद्र में भी सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। ऐसे धमाके करने की ताकत रखने वाले रूसी हथियारों से ही पूरी दुनिया खौफ खाती है। धरती के एक बड़े हिस्से को भस्म करने की कुव्वत रखने वाले परमाणु हथियारों की वजह से ही रूस का नाम दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार है। विशाल सेना, घातक बॉम्बर, परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल। समंदर से लेकर आसमान तक तबाही मचाने की शक्ति की वजह से ही पुतिन नेटो को अकेले चुनौती देते रहे।
लेकिन अब सवाल जीत और हार का है, सवाल रूस की साख का है। फरवरी में यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 महीने में रूस को यूक्रेन में जीत हासिल करनी है। नेटो देशों से फिर यूक्रेन को हथियार मिलने वाले हैं। पेंटागन से लेकर लंदन तक यूक्रेन को हार से बचाने पर मंथन चल रहा है। पिछले 1 साल और 10 महीने में इतना तो साबित हो गया है कि यूक्रेन में बारूद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूक्रेन जब जब हार की कगार पर पहुंचेगा, नेटो देशों से कई हथियार लेकर कई कार्गो विमान पोलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। पुतिन के वॉर रूम में 2 दिन पहले यूक्रेन विजय से जुड़ी तमाम अड़चनों पर चर्चा की गई। सीक्रेट मीटिंग से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन में सेना अपना मिशन तेज करेगी। यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने की रणनीति बनी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स वॉर मोड में रहेगी। एरोस्पेस फोर्स भी हाई अलर्ट पर रहेगी। स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स और एरोस्पेस फोर्स को यूरोप की घेराबंदी का आदेश दिया गया है। यानी यूक्रेन को जीतने के लिए नेटो पर दबाव बनाने का प्लान तैयार हुआ है। यूक्रेन में हथियारों की खेप भेजने के लिए नेटो पोलैंड रूट का इस्तेमाल करता है। रूस ने सबसे पहले पोलैंड को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसका खुलासा किया है। रूस से सामरिक परमाणु हथियारों की खेप भेजी गई है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल में लोड होने वाले परमाणु वॉरहेड भेजे गए हैं। बेलारूस में रूस की इस्कंदर मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। बेलारूस में रूस का Su-30 MiG-31K तैनात है। बेलारूस को पलटवार से बचाने के लिए रूस ने यहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को बहुत पहले ही तैनात कर दिया था। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस की आर्मी की मूवमेंट शुरू हो गई है। पुतिन के आदेश पर फिनलैंड बॉर्डर के पास ब्रांड न्यू एडवांस हॉवित्जर तैनात कर दी गई है। समंदर में रूस की सबमरीन की उत्तर सागर, बैरन सी और कारा सी में तैनाती की गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में पुतिन सेना एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत बड़े बड़े इलाकों में डर्टी बम पहुंचा रही है। इन तैयारियों का मकसद पहले यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को जीतकर वहां चुनाव कराना है और उसके बाद ऑपरेशन यूरोप शुरू होगा, यानी यूक्रेन के मददगारों से बदले का एक्शन। रूस की तैयारियों से जाहिर हो रहा है कि अब पुतिन यूक्रेन को हार से बचाने की तमाम कोशिशों को खत्म कर देंगे और जरूरत पड़ी तो रूस इसके हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा। इस पूरी प्लानिंग का पहला चरण यूक्रेन को घुटनों पर लाना है। इसके लिए पुतिन की सेना ने मरीनका जीतने के बाद अब खेरसोन को घेर लिया है। खेरसोन में MLRS BM-21 ग्रैड जैसे हथियारों से हमले हो रहे हैं। खेरसोन में रूस की सेना स्टेशन को नष्ट कर दिया है। लोगों को खेरसोन से निकालने वाली ट्रेन को भी टारगेट किया गया। हमले के वक्त रेलवे स्टेशन पर 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। खेरसोन पर हमले के लिए रशियन फौज नीपर नदी के पार नया मोर्चा बना चुकी है। रूस की कोशिश एक तरफ यूक्रेनी फौज को डॉनबास और लुहांस्क से 300 किलोमीटर दूर करना है, तो वहीं खेरसोन पर कब्जा करके यूक्रेनी सेना क्रीमिया से बहुत दूर करना है। खेरसोन को क्रीमिया का दरवाजा कहा जाता है। यहीं से यूक्रेनी आर्मी क्रीमिया पर हमले की कोशिश में रहती है। रूस ने एक बार फिर कामिकाज़े ड्रोन से हमला तेज कर दिया है। सिर्फ खेरसोन में ही मंगलवार को 50 ड्रोन से हमला किया गया। रूस में मार्च में चुनाव होंगे और फरवरी में युद्ध के 2 साल पूरे होंगे। अब पुतिन के लिए ये दोनों महीने बेहद अहम हैं।
पुतिन यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश में है। साथ ही यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में चुनाव भी कराए जाएंगे। यही वजह है कि अब रूस की सेना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाकर यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। लेबनान के सैन्य ठिकानों से हमले कर रहा हिजबुल्लाह इजराइल के लिए हमास से बड़ा खतरा है, लेकिन अब इस खतरे का स्वरूप बदल रहा है। अब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास ने तय कर लिया है कि अब इजराइल और उसके सहयोगियों पर आत्मघाती हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही विस्फोटक और बम लगाकर हमले किए जाएंगे। नए साल के मौके पर छुट्टियों का लंबा दौर है और इसी वक्त हिजबुल्लाह और हमास आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि हिजबुल्लाह का खुफिया प्लान है क्या। जिस दिन से इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू किए, उसी दिन से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से पलटवार शुरू कर दिए। इजराइल लेबनान की सीमा पर ब्लू लाइन के नजदीक बनी इजरायली सेना की चौकियों पर हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट हमले कर रहे हैं। इन हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही युद्ध के वक्त इस मोर्चे पर भी सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ी है। इस सीधी जंग में पलटवार इजराइल भी कर रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान से तजूर में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला करके तबाही मचा दी। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। आमने सामने की जंग में तो इजराइल पलटवार कर रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह हमलों का पैटर्न बदलने वाला है। हिजबुल्लाह ने प्लानिंग कर ली है कि अब इजराइल सहित उसके सहयोगी देशों पर आत्मघाती या बम हमले किए जाएंगे। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि हिजबुल्लाह और हमास ने आत्मघाती दस्ता तैयार किया है। इसके साथ ही बम बनाने में माहिर एक बड़ी टीम तैयार की है। इस टीम को इजरायली शहरों पर बम हमले करने का टारगेट दिया गया है। इजरायल के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन सहित इजरायल के कई सहयोगी देशों पर आतंकी हमले की प्लानिंग हो चुकी है। नए साल की छुट्टियों में हमास और हिजबुल्लाह का आत्मघाती दस्ता अमेरिका में आतंकी हमले कर सकता है। हिजबुल्लाह ने इस तरह के हमलों की शुरुआत कर दी है। क्रिसमस के दिन हिजबुल्लाह ने इजरायल के चर्च को टारगेट बनाया। 25 दिसंबर को हिजबुल्लाह ने इक्रित में एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला किया। क्रिसमस के दिन चर्च में प्रार्थना करने वालों की भीड़ थी। उसी दौरान हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक मिसाइल से चर्च को निशाना बनाया। इस हमले में कई लोग जख्मी हो गए। रेस्क्यू के लिए पहुंची इजरायली टीम पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमला किया। इस हमले में इजरायल के 10 से ज्यादा जवान जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह इजरायली सीमा पर तैनात जवानों को पहले से टारगेट कर रहा है, लेकिन उसका नया टारगेट है इजरायल सहित उसके मददगार देशों के शहर। अमेरिका ने छुट्टियों के सीजन में देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है।
अमेरिका की FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि गाजा युद्ध की वजह से नागरिक सुरक्षा पर खतरा है। अमेरिका में नागरिक सुरक्षा के लिए हर खतरे पर नजर रखी जा रही है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों की आड़ में हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका सहित इजराइल के पक्ष में खड़े हर देश में फिलिस्तीन के समर्थक रहते हैं। ये आए दिन शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा दस्तों के साथ भिड़ंत भी हो रही है। इसी भीड़ में हमास की आत्मघाती टीम शामिल होकर भीड़ भरी जगहों पर हमले कर सकती है। हमास ने रॉकेट युद्ध के साथ साथ अब जिहाद की जंग भी छेड़ दी है, जिससे निपटना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। ज़ेलेंस्की सेना रूसी फौज के सामने किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेनी फोर्स के पास ना तो सैनिक हैं, ना ही युद्ध लड़ने के लिए हथियार बचे हैं। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि हमें अगर हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन का हर शहर बाखमुत बन जाएगा, यानी उस पर रूस का कब्जा हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या जनवरी में ही यूक्रेन सरेंडर करने वाला है? यूक्रेन हार के मुहाने पर खड़ा है। रूसी सेना किसी भी वक्त कीव पर विजय का परचम लहरा सकती है। यूक्रेन की हार की वजह बनेगी हथियारों की कमी, रूस की जीत की वजह बनेगी हथियारों की सप्लाई, जो उसे चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया से हो रही है। ज़ेलेंस्की सेना के पास ना तो हथियार बचे हैं, ना ही सैनिक। बार बार मांगने पर भी ना तो नाटो पर्याप्त हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ना ही यूरोपीय यूनियन। यही कारण है जो यूक्रेन के मुकद्दर में हार लिख सकता है। यूक्रेनी सेना हारने वाली है, इस बात पर मोहर किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी सेनाध्यक्ष वालेरी ज़ालुझनी ने लगा दी। ज़ालुझनी ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को बड़ी तादाद में सैनिक, हथियार और गोला बारूद चाहिए। अब बिना सैनिक और हथियार के यूक्रेन नहीं लड़ सकता। सैनिक और हथियार नहीं मिले तो रूस यूक्रेन के हर शहर को बाखमुत बना देगा। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ने यह बयान दिया तो ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से फिर से गुहार लगाई। लेकिन सच यह है कि नाटो से यूक्रेन को वैसी मदद नहीं मिल पा रही है जैसी दरकार है। यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है। पिछले 6 महीने में यूक्रेन के 1,25,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स के हथियारों की 16,000 यूनिट भी जल चुकी है। सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के जो सैनिक एक पोजीशन पर पहले 24 घंटे में 100 शेल दागते थे, वो अब 10 से 12 ही दाग पा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि उनके पास लड़ने को कुछ भी नहीं, सामने मौत खड़ी है और वो निहत्थे हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की बदौलत रूसी सेना का हथियार गोदाम फुल है। किम जोंग रूस को 3 लाख शेल भेज चुका है। आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया 10 लाख शेल और भेजने वाला है। किम के साथ साथ चीन भी रूसी सेना को हथियार मुहैया करवा रहा है। जाहिर है, अगर यूक्रेन को जल्द ही मिलिट्री मदद नहीं मिली तो नए साल में उसकी हार तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी सैनिकों के हाथों में अमेरिका के हथियार और उन्हीं हथियारों के जरिए यूक्रेनी सेना पर प्रहार। जी हां, ये सुनकर आप भी चौंक सकते हैं, लेकिन ये 100% सच है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के जवान मेड इन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पुतिन ने कैसे अमेरिकी हथियारों को रूस मंगवाया, कैसे स्नाइपर राइफल की डील की और कैसे अब उन्हीं हथियारों के साथ घात लगाकर यूक्रेन पर प्रहार किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन की शिकारी ब्रिगेड घात लगाकर यूक्रेनी सैनिकों का शिकार, वो भी रूसी नहीं बल्कि अमेरिकी हथियार से। जी हां, यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस की सेना एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर रही है जिसके एक हमले से ही यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि बड़े ही शातिराना अंदाज में रूसी सेना के जवान स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना किसी को नजर आए छिपकर यूक्रेनी सैनिकों पर वार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना के जवान जिस स्नाइपर राइफल से वॉर जोन में चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत बांट रहे हैं, असल में वो स्नाइपर राइफल मेड इन यूएस है, अमेरिकी इक्विपमेंट के जरिए तैयार की गई है। जी हां, रूस ने करीब $200 मिलियन की सैन्य डील की, जिसमें अमेरिका से स्नाइपर राइफल के उपकरण मंगाए। डील के तहत यूएस से राइफल के स्कोप भी मंगाए गए। बेहद ही शातिराना अंदाज में रूसी डिफेंस ने साल 2022-23 में एक ऐसी अमेरिकी कंपनी से सौदा किया जो शिकार के लिए स्नाइपर हथियारों के उपकरण बेचती है, और उसी कंपनी के जरिए रूस ने पेंटागन को भनक लगे बिना दुनिया की सबसे घातक स्नाइपर राइफल से जुड़े उपकरण अमेरिका से आयात कर लिए। दावा किया जा रहा है कि बीते एक साल से रूसी सेना मेड इन यूएस स्नाइपर राइफल से यूक्रेनी सैनिकों का ही शिकार कर रही है। बस फिर क्या? इस खुलासे के बाद बाइडेन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वो ये, आखिर कैसे अमेरिकी राइफल रूस पहुंची, कैसे उससे जुड़े उपकरण रूसी डिफेंस को बेचे गए। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस ने ईरान के नक्शे कदम पर इस सौदे को पूरा किया और वाया यूएई स्नाइपर राइफल्स की खेप रूस तक पहुंचाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल की सेना पर एक बार फिर गाजा में शवों से अंगों की चोरी का आरोप लगा है। इजराइल के सैनिकों पर आरोप लगाया गया है कि जांच के नाम पर शवों को ले जाने के बाद सर्जरी करके कई मानव अंग निकाले जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जुटे इन सैनिकों का पहला मकसद है इजरायली बंधकों की तलाश। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली फोर्स का एक सीक्रेट मिशन भी, ऐसा मिशन जिसके कई सबूत गाजा में मिले। दावा है कि इजरायली सैनिकों का मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को मारना नहीं, बल्कि गाजा में मौजूद शवों से जरूरी अंगों की चोरी करना भी है। गाजा में सरकार की तरफ से एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। आरोप यह है, इजरायली सैनिक शवों से अंग की चोरी कर रहे हैं। शवों की जांच के नाम पर अंग निकाले जा रहे हैं। सैनिकों ने जो शव लौटाए उन पर सर्जरी के निशान हैं। इजरायली सैनिक शवों को इसलिए कब्जे में ले रहे हैं ताकि ये जांच हो सके कि मरने वाला कोई इजरायली नागरिक तो नहीं है। जांच के बाद सेना शवों को वापस कर देती है, लेकिन बीते एक महीने से कई बार सैनिकों पर अंगों की चोरी के आरोप लगाए जा चुके हैं। हालांकि एक थ्योरी यह भी है कि अस्पतालों पर हमले के दौरान कई लोगों की मौत हुई और हमले से पहले कई लोगों की सर्जरी हुई थी।
लेकिन बिना किसी जांच के इस अंगों की चोरी के दावे को साबित नहीं किया जा सकता। अब गाजा की तरफ से इंटरनेशनल जांच कमेटी बनाने की मांग हो रही है ताकि सच सामने आ सके। गाजा के कुछ डॉक्टरों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक शवों से कान और आंख से जुड़े अंग निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।